सुमित्रानंदन पंत और उनकी कविता नौका विहार। प्रकृति की सुकुमार भावनाओं के कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म हिमाचल प्रदेश के सुरम्य कुर्मांचल कुमायूं के कोसानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 को हुआ। उनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत तथा माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी था। कोसानी के वर्नाकुलर स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर ये उच्च विद्यालय में अध्ययन के लिए अल्मोड़ा के राजकीय हाई स्कूल में प्रविष्ट हुए। यहाँ पर उन्होंने अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रखा। 1919 ईस्वी में बनारस आगमन के पश्चात यहीं से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद इलाहाबाद के म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लेने के पश्चात यहीं से गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। फिर स्वाध्याय से ही अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला साहित्य का गहन अध्ययन किया। उपनिषद, दर्शन तथा आध्यात्मिक साहित्य की ओर उनकी रुचि प्रारंभ से ही थी। पंडित शिवाधार पांडे ने उन्हें अत्यधिक प्रेरित किया था। इलाहाबाद वापस आकर रूपाह पत्रिका का प्रकाशन करने लगे। बीच में प्रसिद्ध नर्तक उदय शंकर भट्ट के संपर्क में आए और फिर उनका परिचय अरविंद घोष से हुआ। उनके दर्शन से प्रभावित पंत ने अनेक काव्य संकलन जैसे स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, उत्तरा आदि प्रकाशित किए। सन 1950 में आकाशवाणी में हिंदी चीफ प्रोड्यूसर और फिर साहित्य सलाहकार के पद पर नियुक्त किए गए। सन 1961 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान, कला एवं बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और लोकायतन पर सोवियत भूमि पुरस्कार और चिदम्बरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 1977 की प्रकृति के सुकुमार कवि पंत जी की प्रकृति की गोद में लीन हो गए। पंत जी की साहित्यिक गतिविधियां देखी जाए तो छायावादी युग के प्रतिनिधि कवियों में सुमित्रानंदन पंत का योगदान बहुत प्रमुख है। वे 7 वर्ष की आयु में ही कविता लेखन प्रारंभ कर चुके थे। उनकी प्रथम रचना सन 1916 ईस्वी में आई, जिसके बाद उनकी काव्य के प्रति रुचि और बढ़ गई। पंत जी के काव्य में कोमल एवं मृदु भावों की अभिव्यक्ति होने के कारण इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत जी की प्रमुख कृतियों में वीणा, उच्छ्वास, संधि, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, युगांतर, उत्तरा, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि और गीति नाट्य, ज्योत्सना, रजत शिखर, अंतिमा के साथ उन्होंने हार उपन्यास एवं कुल 5 कहानियाँ भी लिखी हैं। पंत जी की काव्यगत विशेषताओं को देखते हुए उनके भाव पक्ष में प्रमुख रूप से 3 चीज़ें प्रमुख हैं: प्रकृति, नारी और कला। उनका सौंदर्य प्रेमी मन प्रकृति को देखकर विभोर हो उठता है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव आदि प्रारंभिक कृतियों में प्रकृति का कोमल रूप परिलक्षित हुआ है। आगे चलकर गुंजन आदि काव्य रचनाओं में कविवर पंत का प्रकृति प्रेम मांसल रूप बन गया है और नारी सौंदर्य का चित्रण करने लगता है। पल्लव एवं गुंजन में प्रकृति और नारी मिलकर एक ही हो जाते हैं। कल्पना के विशिष्ट रूप व्यक्तिवादी कलाकार के रूप में अंतर्मुखी बनकर उनकी कल्पना करना और असीम गगन का गान सुनकर विचरण करने लगना, ये पंत जी की प्रमुख विशेषता है। पंत जी का सबसे प्रिय रस श्रृंगार है, परंतु उनके काव्य में शांत, अद्भुत, करुण, रौद्र आदि रसों का सुंदर हुआ है। पंत जी की भाषा चित्रात्मक है, साथ ही उसमें संगीतात्मकता के गुण भी मौजूद हैं। उन्होंने कविता की भाषा एवं भावों में पूर्ण सामंजस्य पर बल दिया है।
उनकी प्रकृति संबंधी कविताओं में चित्रात्मकता अपनी चरम सीमा पर दिखाई देती है। कोमलकांत पदावली से युक्त सहज खड़ी बोली में पद लालित्य का गुण विद्यमान है। उन्होंने अनेक नए शब्दों का निर्माण किया, जैसे टलमल, रलमल आदि। उनकी भाषा सांस्कृतिक एवं परिमार्जित है, उसमें एक सहज प्रभाव अलंकृत देखने को मिलती है। पंत जी की शैली में छायावादी काव्य शैली की समस्त विशेषताएं व्याप्त हैं, जैसे लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, ध्वन्यात्मकता, चित्रात्मकता, सजीव एवं मनोहारी बिंब विधान आदि। पंत जी को अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति जैसे समान धर्म अलंकार विशेष रूप से प्रिय हैं। साथ ही ये उपमाओं की लड़ी बांधते नज़र आते हैं और उसमें अत्यंत उनकी योग्यता है। उन्होंने मानवीकरण और ध्वन्यार्थक व्यंजना जैसे पाश्चात्य अलंकारों को भी प्रयोग किया है। नवीन छंदों का प्रयोग करते हुए और साथ में मुक्त छंद का विरोध भी उन्होंने कई स्थानों पर किया है। तुकांत छंदों को वे अधिक सक्षम मानते हैं। उन्होंने छंदों के बंधनों का भी कई जगह विरोध। इस प्रकार सुमित्रानंद पंत हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे कल्पना और भावों की कोमलता के दर्शन से व्याप्त हैं। वे सौंदर्य के उपासक हैं और योग दृष्टा भी हैं। ऐसे प्रतिभावान साहित्यकार छायावादी युग के अग्रणी रचनाकार माने जाते हैं। सुमित्रानंद पंत की सबसे प्रमुख विशेषता उनकी प्राकृतिक परक कविताएं हैं और इस सुकुमार प्राकृतिक चित्रण और उसमें भावनाओं के आवेग के कारण उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। उनकी एक प्रमुख कविता है नौका विहार। प्राकृतिक चित्रण है, साथ में एक दार्शनिक बिंब भी प्रस्तुत किया गया है। प्राकृतिक दृश्य को देखने पर पंत जी ने प्रारंभ में चांदनी रात में इस कविता में नौका विहार का चित्रण किया है। इसमें कवि ने गंगा की कल्पना नायिका के रूप में की है। कवि कहता है कि चारों ओर शांत, तरल एवं उज्ज्वल चांदनी छिटकी हुई है। आकाश टकटकी बांधे पृथ्वी की ओर देख रहा है। पृथ्वी अत्यधिक शांत एवं शब्द रहित है। ऐसे मनोहर एवं शांत वातावरण में क्षीण धार वाली गंगा बालू के बीच मंद मंद बहती ऐसी प्रतीत हो रही है, मानो कोई छरहरे दुबले पतले शरीर वाली सुंदर युवती दूध जैसी सफ़ेद सैया पर, मिट्टी की सैया पर गर्मी में व्याकुल होकर थकी हुई, मुरझाई हुई, शांत लेटी हुई है। गंगा के जल में चंद्रमा का बिंब झलक रहा है, जो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे गंगा रूपी कोई तपस्विनी अपने चंद्रमुख को अपने ही कोमल हाथों पर रखकर लेटी हुई हो और छोटी लहरों और उनके वक्षस्थल पर ऐसी प्रतीत होती है मानो वे लहराते हुए कोमल केश हैं। तारों भरे आकाश की चंचल परछाई गंगा के जल में जब पड़ती है तो वह ऐसा प्रतीत होती है मानो गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता तारों जड़ा उसका नीला आंचल लहरा रहा हो। आकाश रूपी नीले आंचल पर चंद्रमा की कोमल चांदनी में प्रकाशित छोटी छोटी कोमल टेढ़ी बल खाती लहरें ऐसी प्रतीत होती है मानो लेटने के कारण उनका रेशमी साड़ी में सलवटें पड़ गई हों। कविता में आगे चांदनी रात में अलग अलग प्रहर में नौका विहार का मनोरम दृश्य चित्रण किया गया है। कवि पंत जी कहते हैं कि चांदनी रात के प्रथम प्रहर में नौका विहार करने के लिए एक छोटे से नाव लेकर तेजी से गंगा में आगे बढ़ जाते हैं। गंगा के तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गंगा का यह तट ऐसा रम्य लग रहा है मानो खुद खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक यानी चांदनी भ्रमण कर रही हो। ऐसे सुंदर वातावरण में गंगा में खड़ी नावों की पालें नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गई हैं और उन्होंने अपने लंगर उठा लिए हैं। कहने का अभिप्राय
यह है कि एक साथ अनेक नावें नौका विहार के लिए गंगा तट से खुली हैं। लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसनियों के समान धीमी धीमी गति से गंगा में तैरने लगती हैं। गंगा का जल शांत एवं झिलमिल है, जो दर्पण समान शोभायमान है। उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया रेतीला तट प्रतिबिंबित होकर दोगुने परिमाण में प्रकट होता है। गंगा तट पर शोभित काला कांकर के राजभवन का प्रतिबिंब गंगा जल में झलकता रहता है। ऐसा लगता है मानो यह राजभवन गंगा जल रूपी सैया पर निश्चिंत होकर सो रहा है। उसकी झुकी पलकों में शांत मन में वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हैं। कवि नौका विहार करने के लिए गंगा की अपूर्व छटा का वर्णन करता है। गंगा में जल में पड़ती तारों की छाया को देखकर ऐसा आभास होता है मानो तारों का दल जल के अंदर भाग में प्रकाश फैलाकर अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ ढूंढ रहा है। इस प्रकार चेहरों का चित्रण करते हुए उनके बीच में जगमगाते दीपों की लुक छिप का वातावरण भी एक आकर्षक बिंब प्रस्तुत करता है। वहीं पास में शुक्र तारे की झिलमिलाती परछाई तो जल में किसी सुंदरी परी की तरह तैरती हुई दिखाई पड़ रही है। श्वेत चमकती हुई जल तरंगों में इस परछाई के ओझल होने का दृश्य इतना मनोरम है कि कभी को चांदी के चमकते सुंदर केशों में परी के छिप जाने का आभास होता है। जल में प्रतिबिंबित दशमी का चांद का तिरछा मुंह कभी लहरों की चंचलता में छिप जाता है तो कभी साकार हो उठता है। उसे देख कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो अपने ही रूप यौवन से मुग्ध होकर नायिका अपने मुंह को कभी घूंघट में छिपा लेती है, कभी उससे बाहर लाती है। कवि नौका विहार करते हुए दोनों पर तटों के प्राकृतिक दृश्यों का मनोरम चित्रण प्रस्तुत करता है। उसकी नाव जब गंगा के मध्य धार में पहुंचती है तो वहां से चंद्रमा की चांदनी में चमकते हुए रेतीले तट स्पष्ट दिखाई नहीं। कवि को दूर से देखते दोनों किनारे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे व्याकुल होकर गंगा की धारा रूपी नायिका के पतले कोमल शरीर का आलिंगन करना चाहते हो। इसके लिए उन्होंने अपनी दोनों बेलाएं फैला रखी है। दूर क्षितिज पर कतारबद्ध वृक्षों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वे नीले आकाश के विशाल नेत्रों की तिरछी भौहें हैं और धरती का एकटक निखार रहे हैं। कवि आगे चित्रण करता हुआ लहरों के प्रवाह के विपरीत दिशा में मुड़ जाता है और गंगा की धारा के मध्य स्थित उस द्वीप को देख कभी ऐसा आभास होता है जैसे कोई छोटा सा बालक अपनी छाती माँ के सीने से लगकर सो जाता है। वहीं गंगा नदी के ऊपर एक पक्षी को उड़ते देख कवि सोचने लगता है कि कहीं यह चकवा तो नहीं है जो भ्रमवश जल में अपनी छाया को चकवी समझकर उसे पाने की चाहना विरह वेदना को मिटाने की व्याकुलता में आकाश में उड़ता जा रहा है। नौका विहार के दौरान गंगा जल में प्रतिबिंबित रूप में पड़ने वाले चंद्रमा और तारों के नृत्य का वर्णन किया गया है। बीच धार में पहुंचने जल होने के कारण नाव के भाग रूप से कमी आती है। इतनी आधार पर पंत जी कहते हैं कि ये मेरी नाव गहरे पानी में धारा के मध्य जा पहुंची है। उसका भार अत्यधिक कम होता गया है। तब उसकी पतवारों को थाम कर नाव को धारा की विपरीत दिशा में मोड़ लिया है। पतवारों के चलने से जल काफ़ी मात्रा में झाग उत्पन्न करता है। इस को देखकर कवि को ऐसा आभास होता है जैसे पतवार अपनी हथेलियों फैलाकर उसमें झाग रूपी मोतियों को भरकर तारों रूपी माला तोड़कर जल में बिखेर रही है। पतवारों के चलने के कारण नदी के शांत जल में उठने वाली लहरें चांदी के सांपों की रलमल जैसी प्रतीत होती है। आगे की
और रेंगते हुए प्रतीत हो रही है। चंद्रमा की किरणें लहरों पर पड़कर इस प्रकार नृत्य करती हुई सी दिखाई देती हैं जैसे बहते हुए जल में असंख्य सीधी रेखाएं खिंची हुई हों। एक साथ उठती हुई बहुत सी लहरों में एक ही चंद्रमा चंद्रमा एक एक तारा सौ तारे बनकर झलमला रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा आभास होता है जैसे गंगा पूरी खेत में लहरों रूपी लताएं फल फूल रही हैं। किनारे की ओर लौटते हुए कवि कहते हैं कि जब नदी की गहराई कम होने लगी है और हम लग्गी से गहराई का अनुमान करते हुए अत्यंत उत्साहित होकर घाट की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारी नाक दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उठते रहते हैं। ऐसा लगता है मानो इस संसार का क्रम भी इस जलधारा के समान ही है। जैसे अपनी नौका दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उठते हैं और ऐसा लगता है मानो इस संसार का क्रम भी इस जलधार के समान है। जिस प्रकार सारा धारा निरंतर बहती रहती थी, आगे बह चुके जल का स्थान पीछे का जल ले लेता है, उसी प्रकार जीवन का बहाव भी निरंतर है। जलधारा के समान ही जीवन का विस्तार, जीवन का क्रम धारा की तरह ही कभी न टूटने वाला अविरल क्रम है। कवि कहते हैं कि आकाश का ये विस्तार शाश्वत है। चंद्रमा की चांदी अर्थात चांदनी है, लहरों का ऐसा है कि संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले ईश्वर जीवन की गति में जन्म और मृत्यु का शाश्वत क्रम बनाए रखते हैं। जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर होता रहता है। कवि चिंतनशील होकर अपने अस्तित्व का, सत्ता का ज्ञान भूलते जाते हैं। जीवन की शाश्वतता का जलाधार रूपी तथा शाश्वत प्रमाण उन्हें अमृत प्रदान करता है।